चलिए आज शुरू करने वाले हैं नरेशन। नरेशन से दो क्वेश्चन रहेंगे। कथन क्या है नरेशन? जस्ट नरेशन है कि एक सपोज एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति कोई बात कहा है और इसी बात को मैं किसी और से कह रहा हूं, किसी और से कह रहा हूं। तो इसकी बात मैंने कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को बात बोला है और इस बात को यह किसी और से कह रहा है, तो नरेशन यही है। तो इसके कहे गए कथन को दो तरीके से कहा जा सकता है। एक तो हू बहू कहा जा सकता है, यानी कहा जा सकता है कि व्हेन वी एक्सप्रेस someone's words in our own words, it is called indirect narration, the indirect speech. And when we express someone words, it is called someone words, it is called डायरेक्ट नरेशन। यानी बात को समझो, यदि इसके ये जो बात इससे बोला तो बात अगर ये व्यक्ति इसको हू बहू कह देता है तो उसको डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। डायरेक्ट यानी हू बहू, हू बहू, तो ये डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जैसे ही इसके बात को, इसके कहे गए कथन को यह व्यक्ति अपने अर्थ में कहता है, अपने अनुसार कहता है, तो जब ये अपने अनुसार कहेगा यानी कुछ जोड़ देगा इसमें, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने के लिए कुछ बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस लोग समझाते हैं। मैं बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं समझाने वाला हूं और आपसे हर तरह का नरेशन बनेगा, ये समझना है। तो नरेशन, पहली बात क्या क्या ध्यान में रखना है देखते हैं। तो नरेशन सम इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट नरेशन। क्या है, कुछ इसके बारे में बातें हैं जिसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, जैसे दे दे ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। गौर करना है। देखो, ये इस तरह से भी दिया जा सकता है, ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आई राइट अ लेटर, ही सैड टू मी। दोनों तरीका से अब बात को समझना है। यहाँ जो मैं विशेष बात बताने जा रहा हूं, जहां आपको ज्यादा परेशानी होती है, तो ये जो नरेशन डायरेक्ट होता है इसको दो पार्ट में बांटते हैं। देखिए, एक पार्ट क्या है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, और एक पार्ट क्या है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। और दोनों को मैं अलग अलग नाम देने जा रहा हूँ। तो लिखने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, वैसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस तरह से देता है। चलिए, यहाँ आप जो समझना है वो समझते हैं। दो क्लाउज होता है, एक क्लाउज हो गया और एक क्लाउज हो गया। और दोनों क्लाउज में क्या फर्क है, तो एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, यही अंतर है। अब यहाँ इसको दो नाम देंगे, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग क्लाउज। स्पीच भी नाम दे सकते हो, नरेशन भी दे सकते हो।
इसका कहेंगे रिपोर्टेड, रिपोर्टेड क्लॉज। यानी जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग क्लॉज है, और जो रिपोर्टेड और जो क्लॉज इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो रिपोर्टेड है। अब बात समझना है, जैसे ये आप समझिए कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये हुआ तो यहाँ ये हो गया रिपोर्टेड क्लॉज हो गया, ये भी ये बाहर है तो ये हो जाएगा रिपोर्टिंग क्लॉज। एक बार इसको बढ़िया से समझ लीजिए ताकि आपको जीवन भर दिक्कत ना हो। चलिए, तो इसमें इस क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है ही। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य होता है। उसी तरह यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य होता है, परंतु अदर वर्ड भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी। लेकिन अब ये क्या समझना है यहाँ, अभी तक आपने ये समझा कि जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है उसको रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं, और जो उससे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसको रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। ध्यान से पहली बात यही समझ लीजिए, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड क्लॉज। क्लियर? अब बात समझना है, अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो क्या नाम दूंगा? तो ये सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग का, तो इसका नाम दिया जा सकता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। अगर मैं इसका नाम दूं तो क्या नाम दूंगा? तो कहूंगा कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर मैं इसका नाम दूं तो क्या कहूंगा कि ये है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरह अब जब इसका नाम देना होगा तो इस वाले का नाम अगर देना है तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। क्लियर? इसका नाम देना होगा तो कहेंगे कि ये रिपोर्टेड वर्ब है, और इसका नाम देना होगा तो कहेंगे कि ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है। क्लियर? एकदम ये माइंड पर आपके रहना ही चाहिए। यही बात इम्पोर्टेंट माने बहुत महत्वपूर्ण है नरेशन के लिए। जो ये नहीं समझता है उससे नरेशन नहीं बनता है, किसी हाल में नहीं बनेगा। अगर मैं क्लियर हो गया यहां तक? अगर मैं यहां आपसे पूछ दूं कि ये ही क्या है तो आप इसका नाम क्या देंगे? तो ही कहेंगे कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। सैड क्या है? तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। मी क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। यहाँ आई क्या है? तो रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। राइट क्या है? तो रिपोर्टेड वर्ब है। और अ लेटर क्या है? तो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है। ये बातें आपके माइंड में होनी ही चाहिए। जब ये बातें समझ गए तब मैं आगे आपको बढ़ूंगा और आगे लेकर चलता हूं यहां से क्या करना है। यहां तक क्लियर? इसको नोट बना लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं कि डायरेक्ट नरेशन हमेशा दो भागों में विभक्त रहता है, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर और आधा जो रहता है इन्वर्टेड कोमा से बाहर। तो जो अंदर होता है उसको रिपोर्टेड बोलते हैं, रिपोर्टेड बोलते हैं। अब रिपोर्टेड क्लाउज कह दो, नरेशन कह दो, और जो बाहर होता है उसको आप रिपोर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। तो ये रिपोर्टिंग क्लाउज हो जाता है। क्लियर? तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आ रही है तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लेंदी पढ़ा रहा हूं, लेंदी बता रहा हूं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए। सिर्फ क्या समझना है कि जब डायरेक्ट नरेशन लिखा जाता है तो दो पार्ट में लिखा जाता है। एक पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है
उसको रिपोर्टेड कहते हैं, रिपोर्टेड क्लाउज कहते हैं। और जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। आपको पता है कि किसी भी क्लाउज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो उसी तरह जब इन्वर्टेड कोमा का बाहर होगा तो उस सब्जेक्ट का नाम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहेंगे, उस वर्ब का नाम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और उस ऑब्जेक्ट का नाम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन वही जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा उसका सब्जेक्ट का नाम रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहेंगे, वर्ब का नाम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर कट, यहां तक आपको समझना है। चलिए आगे और बातें कुछ करना है। नरेशन ढंग से पढ़िए, तब मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी सिखा दूंगा जो 5 से 7 सेकंड के अंदर आप बना लेंगे। चाहे दुनिया का कोई भी नरेशन दे दिया जाए, आप उसको आसानी से पकड़ लेंगे जब ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो। क्लियर। चलिए पहले हम जो बात कर रहे थे उसको बात करते हैं। अब एक चीज, दूसरी चीज क्या याद रखना, एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब डायरेक्ट नरेशन लिखेंगे तो दो पार्ट में, एक पार्ट को रिपोर्टिंग क्लाउज कहेंगे और दूसरे पार्ट को रिपोर्टेड क्लाउज कहेंगे। चलिए ये बात खत्म। अब दूसरी बात समझना है बाबू, जो चीज, जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है इसका नेचर जानना बड़ी जरूरी है। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि ये कौन कौन सा वाक्य हो सकता है और इसकी पहचान आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ खेल यही है सारा। तो इसको समझना है। तो ये एक पहला तो असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जो सविकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। जैसे मैं लिखूं आई राइट अ लेटर, असर्टिव सेंटेंस है। आई डू नॉट राइट अ लेटर, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वीकारा जाता है या इनकार किया जाता है। दूसरा जो टाइप है, यानी यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में जो दूसरा वाक्य आ सकता है वो आ सकता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि क्या आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बाबू ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरीके के आते हैं। एक आता है यस नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, और याद रहेगा कि ये बिगिनिंग्स विद एक्सिलरी वर्ब, ये शुरू होता है एक्सिलरी वर्ब से। किससे शुरू होता है? एक्सिलरी वर्ब से। जैसे मैं कहूं, एक वाक्य देख लेते हैं। यहां कहेंगे कि डू आई राइट अ लेटर, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का पहला टाइप। इसका दूसरा जो टाइप होता है, यहां ध्यान देंगे, मैं दो चीजें बताया, एक पहले बता दिया, दूसरा स्टार में ये बता रहा हूं जो बड़ी मायने रखता है। दूसरा जो इसका टाइप होगा वो होगा WH क्वेश्चन। ये WH क्वेश्चन क्या होता है? तो WH क्वेश्चन में ये इसके पहले W लग जाता है, जैसे कि मैंने WH लग जाता है, हु, वाई, होम, हुज। जैसे कह दे कि वाई डू आई राइट अ लेटर,
ये दूसरे टाइप हो गया। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। पहले आपको क्षमता होना चाहिए सेंटेंस यहाँ जो इन्वर्टेड कोमा में दिया होगा उसको पहचानने का। क्लियर? तो आपने देखा। अब मैं बताने जा रहा हूं तीसरा जो होगा वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे कहेंगे गो देयर, गो देयर, कम कम हेयर, स्टैंड अप द बेंच। ये देखिए वर्ब से शुरू होता है, तो ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये 3 नंबर हो गया, सॉरी। चौथा जो होगा वो होगा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसकी पहचान होती है, याद रखिएगा इसके ऐसे, यानी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस यहाँ यानी दिया रहता है चिन्ह उसमें। जैसे कहेगा कि गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर? और अंतिम जो होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटोरी में होता है जैसे कहेंगे कि हुर्रा, हुर्रा, वी हैव won द मैच। ठीक है। ओह, सी ruined। ये सारी चीजें हैं जिसको आपको पकड़ में आना, उन्हें पकड़ में आनी चाहिए कि ये कौन से वाक्य हैं। तो ये दूसरी बात थी जो सम इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट नरेशन में लिखवा रहा था। तो ये 2 चीजें आपको इसमें याद रखने की जरूरत है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नरेशन पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, क्योंकि नरेशन का पार्ट बनेगा और नरेशन पार्ट बाय पार्ट नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए नरेशन को आपको पार्ट बाय पार्ट देखना है। चलिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर गौर करेंगे। क्या है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए 2 नियमों का पालन करना पड़ता है। 2 नियमों का पालन करना पड़ता है। कहेंगे कि देयर आर 2 रूल्स फॉर there are 2 rules for changing narration। changing narration। नरेशन चेंज करने के लिए 2 नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला नियम को कहेंगे जनरल रूल और दूसरे को कहेंगे स्पेशल रूल। जनरल रूल और स्पेशल रूल। अब जनरल रूल क्या होता है और स्पेशल रूल क्या होता है? जनरल रूल
जितने आपने 5 तरह के वाक्य देखा, जो मैंने आपको 5 वाक्य यहां सिखाया समझाया अभी, तो पांचों वाक्य पर ये जनरल रूल काम करेगा। जनरल रूल काम करेगा, सामान्य नियम उस पर काम करेगा। और ये स्पेशल रूल जो होगा ना, स्पेशल वाक्य के लिए आएगा। जैसे कि असर्टिव के लिए अलग रूल होता है, इम्परेटिव के लिए अलग रूल होता है, ऑप्टेटिव का अलग होता है, एक्सक्लामेटरी का अलग होता है, इंट्रोगेटिव का अलग होता है। तो अभी हम बात करेंगे जनरल रूल का। जनरल रूल हेडिंग बनाते हैं, पहला जनरल रूल। 12 के बच्चे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा गहरा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे इसको। यानी वह नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू हो उसे जनरल नियम कहते हैं। लिख लेंगे, वह नियम जो सभी प्रकार के, वह नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू हो उसे जनरल नियम कहते हैं, उसे जनरल नियम कहते हैं। क्लियर? आगे समझते हैं। एक नोट यहां बनाइए, लिखेंगे कि जनरल रूल्स के तहत 3 परिवर्तन किए जाते हैं। जनरल रूल के तहत 3 परिवर्तन किए जाते हैं। पहला जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 नियम, ये 3 चेंज आपको करना पड़ेगा जनरल रूल के तहत। बात समझ गए? अब इसको समझना है एक एक करके। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बताया कि यदि आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना चाहते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 2 नियमों का पालन करना पड़ता है। एक होता है सामान्य नियम और एक होता है खास नियम। तो जो सामान्य नियम होता है वो 5 प्रकार के वाक्यों में लागू होता है, और वो 5 प्रकार के वाक्य जिसका हम लोग चर्चा किए हैं उसमें लागू होता है। और उस जनरल नियम के तहत 3 परिवर्तन किए जाते हैं। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? अब देखिए आगे की कहानी क्या है। नरेशन क्यों आसान हो जाएगा आपके लिए, जब आप इसको पार्ट बाय पार्ट देख लेंगे नरेशन का वीडियो मेरा, तो आपको नरेशन जिस दिन मैं आपको छोड़ूंगा कि नरेशन खत्म, उस दिन 5 से 10 सेकंड काफी होता है आपके लिए। वैसे 3 सेकंड में नरेशन बनाया जाता है, 3 से 6 सेकंड में, लेकिन आप 5 से 10 सेकंड में आसानी से वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। आप वॉइस का मेरा वीडियो देखे होंगे जिसमें आप वॉइस अब 2 सेकंड से 5 सेकंड में पहचान लेते होंगे, उसी तरह यहां भी इसको पहचानिएगा। बस पढ़ते रहिए मन लगा के। अब बात क्या है? अब बात है एक नोट तैयार करो बाबू। सबसे पहले नोट में ये बताने जा रहा हूं मैं कि जो भी मैं अभी बताऊंगा सब एसर्टिव सेंटेंस की बात करूंगा। किसका करूंगा? एसर्टिव का। एसर्टिव सेंटेंस
माने जितना अभी आप सीखेंगे सब एसर्टिव सेंटेंस पर ही आधारित। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बात होगी, यहाँ जो वाक्य होगा वो एसर्टिव सेंटेंस होगा, यानी सविकारात्मक होगा। जैसे कि मैं बताया था, जैसे मैं कह दूं कि आई वेंट देयर, ये भी चलेगा, ये भी एसर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, आई डिड नॉट वेंट, सॉरी आई डिड नॉट गो देयर, ये भी है। उसी तरह आई हैव रिटन अ लेटर, मैं कहूंगा आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। यानी आप जो अभी सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं, तो इन्वर्टेड कोमा में हमेशा आपको एसर्टिव सेंटेंस मिलेंगे, ये माइंड मेकअप कर लो आप। ठीक है, मैं दूसरा सेंटेंस नहीं लूंगा, यहीं पर मैं आपको जनरल रूल सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले माइंड मेकअप कर लीजिए कि जब भी इन्वर्टेड कोमा में मैं अभी बता रहा हूं, जो बताऊंगा, पहला चेंज जो बताने जा रहा हूं, चेंज ऑफ पर्सन से भी पहला चेंज बताने जा रहा हूं नोट में, तो मैं एसर्टिव सेंटेंस के लिए बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं बताने जा रहा हूं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आश्चर्य लगेगा कि मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन न सिखाकर पहले सिखा रहा हूं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, मैं इस वर्ब की परिवर्तन करने जा रहा हूं जो यहाँ वर्ब होगा। इसी वर्ब का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। और वाक्य कैसा होगा यहाँ, तो एसर्टिव होगा, एसर्टिव होगा। क्लियर? माइंड मेकअप कर लीजिए, जो मैं बात बताने जा रहा हूं मैं यहां नहीं जा रहा हूं। एसर्टिव सेंटेंस होगा मतलब एक सेंटेंस कोई भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? आप इधर देखते हैं, इस वर्ब की बात हो रहा है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब की बात चल रही है। डायरेक्ट नरेशन, मैं लिखता हूं डायरेक्ट नरेशन, और यहां लिख रहा हूं इन डायरेक्ट नरेशन। क्या चेंजिंग होता है, गौर से देखें, ये बड़ी परेशान करता है आपको, और आपको मैं परेशान होने नहीं दूंगा। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, बात समझ गए? तो आइए, यानी कह रहा है यदि, हाँ, रूल पहले लिख लेते हैं, रूल यहां लिखिए फिर यहां उदाहरण बता। जैसे कहे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसकी बात हो रही है बाबू, इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना। यानी कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मौजूद हो, मौजूद हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे बदलते हैं। पहला रूल यही है, रूल है पहला,
किसका रूल? तो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का। क्लियर? जैसे मान लो दे दे कि अगर से दे दे तो ए बदल जाएगा टेल में। कब? जब ऑब्जेक्ट होगा तब। सेज दे दे, ए बदल जाएगा टेल्स में। अगर यहां सैड दे दे यानी ये वाला वर्ब की बात हो रही है कि ये में से दे, जैसे यहां अगर से दे दे तो टेल में बदलेंगे, और से दे दे तो टेल से बदलेंगे, और सैड दे दे तो टोल्ड में बदलेंगे। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तब होगा। एक उदाहरण यहां लिखते हैं, जैसे दे दे कि राम सेज टू मी, और इन्वर्टेड कोमा हो जाएगा यहां जो भी हो। तो बाबू इसको बदल रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा राम, और क्या है? सेज है तो किस में चला जाएगा? टेल्स में। राम टेल्स मी। यहां ए अपने आप गायब कर देंगे, आप हमेशा ये करेंगे। बात समझ गए होंगे? ये कब हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट है तब। दूसरा रूल, इसको उतार लेंगे, फिर मैं दूसरे रूल की चर्चा करता हूं। अगला रूल है, अब मैं रूल नंबर 2 की बात करूंगा आपके लिए। कह रहा है रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मौजूद न हो, न हो न हो तो इन डायरेक्ट नरेशन में उसे नहीं बदलते हैं, यानी ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ज्यों का त्यों रहने देते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब उसका ऑब्जेक्ट मौजूद न हो तब होता है। जैसे दे दिया इनडायरेक्ट नरेशन में यहाँ से, तो ये से रहेगा, और यहाँ मान लीजिए सेज दे दिया तो सेज रहेगा, और यहाँ यदि शैड दे दिया तो ये सैड रहेगा। याद रखेंगे कब? जब ऑब्जेक्ट न हो तब। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि रवि सेज, इन्वर्टेड कोमा शुरू और यहां आपका, तो जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो बाबू ये बनेगा रवि सेज, वैसे ही रह जाएगा, बाकी जो होना है वो खेल होते रहेगा। कंफर्म ये बात आपके माइंड में चढ़ जाना चाहिए। पहला वीडियो यहीं समाप्त करूंगा मैं, क्योंकि यहां पर पहला वीडियो जो नहीं देखेगा और बार बार इसको नहीं समझेगा, नरेशन नहीं बनेगा। और नरेशन बनाना है तो इस वीडियो को आपको देखना होगा 1 से 2 बार, और नोट्स तैयार करना होगा। और जो चीज दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है तो वहां लिखिए। लेकिन जिस तरह से मैं आपको नरेशन बता रहा हूं, इस तरह से नरेशन आपके एकदम जेहन में बैठ जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा नरेशन का जो पार्ट होगा वो होगा चेंज ऑफ पर्सन। नरेशन का दूसरा पार्ट जो चलेगा वो चेंज ऑफ पर्सन। अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, बाय।